आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। पाई का मान 22/7 लेना है। तो संकेत भी दिया है। केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब अगर मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त की जो लंबाई होती है, वृत्त की लंबाई को ही वृत्त की परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि बोलते हैं और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो वृत्त की लंबाई का भी फॉर्मूला यही हो गया 2πr। अगर हम आधे वृत्त की लंबाई निकालना चाहते हैं, सिर्फ इतने की, तो हमें इसको आधा करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो अर्धवृत्त की लंबाई आएगी, अर्धवृत्त की लंबाई जो आएगी वो आएगी πr। ये जो फॉर्मूला बना है ये अर्धवृत्त की लंबाई का है और यहाँ पर हमें अर्धवृत्त ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप देखेंगे कि ये ए हमारा केंद्र है, ये एक अर्धवृत्त है, उसके बाद ये एक अर्धवृत्त है, फिर ये एक अर्धवृत्त है, फिर एक ये अर्धवृत्त है। इस प्रकार से अर्धवृत्त बने हुए हैं, इसको सर्पिल कहा जाता है। हमें 13 अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर मैं शुरुआत जो करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर अर्धवृत्त बहुत बने हुए हैं। तो पहले, दूसरे, तीसरे अर्धवृत्त की जो लंबाई निकलेगी, यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है 13 अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि 13 अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करने का मतलब है कि हम S13 ज्ञात करना चाहते हैं। S13 का मतलब क्या हो गया? 13 अर्धवृत्तों की लंबाई। तो इसमें अगर हम पहले अर्धवृत्त की लंबाई को L1 मान लें, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई को L2 मान लें, तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई को L3 मान लें, तो इस प्रकार से हम जाएंगे तो हमें 13 अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो L1, L2, L3 है, L1 पहले अर्धवृत्त की लंबाई है, L2 दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई है, L3 तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई है, और इस प्रकार से हमें L13 यानी कि 13 अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो फॉर्मूला सबका वही रहेगा। क्या रहेगा फॉर्मूला? πr रहेगा। इन सभी का फॉर्मूला वही रहेगा। अगर आप L1 की लंबाई निकालेंगे तो πr। अब इसकी त्रिज्या को r1 लीजिए। जब आप दूसरे की निकालेंगे तो πr2। हमने पहले अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है उसको r1 माना है, दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या को r2 माना है, तीसरे की r3 माना है, प्लस πr3। तो इस प्रकार से जो 13वां अर्धवृत्त बनेगा उसमें जो फॉर्मूला लगेगा πr13, क्योंकि उसमें जो त्रिज्या होगी वो
13वें अर्धवृत्त की होगी। तो R1 पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, R2 दूसरे की, R3 तीसरे की और R13 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर त्रिज्या भी होती है, आप देखेंगे कि इसके अंदर त्रिज्याएं हमें दी हुई हैं। तो इसमें जो हमें त्रिज्याएं दी हुई हैं वो इस प्रकार से एक एपी में दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिया है त्रिज्याओं को एपी के रूप में। पहले जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या 0.5 है, एक बार देख लेता हूँ, हाँ 0.5 है। दूसरे का है, एक बार देख लेता हूँ ठीक से, हाँ ठीक है 0.5। फिर दूसरे की है 1.0, दूसरे की है तीसरे की है 1.5, चौथे की है 2.0। इस प्रकार से ये एक एपी के रूप में हमें त्रिज्याओं को दिया गया है। ये पहले वृत्त की त्रिज्या है, ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या है, ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या है, ये चौथे वृत्त की त्रिज्या। इस प्रकार से ही चलेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, हम S13 ज्ञात करना चाहते हैं, ध्यान रखना। तो S13 बराबर, अगर हम इस पूरे में पाई कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा R1 R2 R3 डॉट 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 R13। तो पाई तो कॉमन है, R1 रखिए, R1 का मान कितना आ जाएगा, R1 का मान 0.5, R2 का मान 1.0, R3 का मान 0.5 1, ये 1.5 आएगा, मैं यहाँ पर काट देती हूँ, 1.5 आएगा। और इस प्रकार से R13 तक ये चलेगा। तो अगर आप इन सभी को जोड़ना चाहते हैं तो 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 ये एक एपी के रूप में है। 0.5 1 और ये 1.5 ये क्या है, एक एपी के रूप में है। तो आप यहाँ पर जब S13 का फॉर्मूला लगा देंगे, इसके अंदर लगाना है फॉर्मूला, पाई आपका कॉमन में रहेगा। तो S13 का जब फॉर्मूला लगा देंगे आप, तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है n/2, यानी कि n यहाँ पर 13 है। फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला जो लग रहा है वो सिर्फ इतने में लग रहा है, इतने में, पाई आपका कॉमन रहेगा। तो 13/2 जो लिखा है, n का मान 13 अर्धवृत्तों का निकाल रहे थे, 13/2 ब्रैकेट में 2 गुणा पहला पद। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो हमारा फॉर्मूले में a होता है वो पहला पद है। तो इस श्रेणी के अंदर अगर आप देखेंगे तो पहला पद आपको मिलेगा 0.5 प्लस n, यहाँ पर 13 है। d जब आप निकालेंगे यहाँ से तो आप ऐसे निकालेंगे, d बराबर a2 माइनस a1। a2 यानी कि यहाँ पर दूसरा पद 1 है, इसमें से आप 0.5 को माइनस कर दीजिए तो आपको 0.5 मिलेगा। तो d यहाँ पर 0.5 मिल जाएगा। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखा है 1.0, जिसका मतलब ओनली 1 है। इस प्रकार से आप, इसलिए मैंने यहाँ पर, या आप लिखना भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1.0 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, S13 निकालेंगे, तो S13 बराबर
तो यहाँ पर जो है 13 निकालेंगे तो 13/2 यहाँ पर जो है कटेगा नहीं। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0.5 की गुणा जब 2 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि वैसे तो ये ऐसे आएगा 1.0 आएगा ये, और फिर प्लस 13 में से घटाएंगे तो 12 आएगा। 12 की गुणा हमें 0.5 में करना है, तो 12 की गुणा 0.5 में कर लेते हैं। पहले 12 की गुणा 0.5 में करना है, तो 12 पंचे तो 60 हो जाएगा, 0.1 अंक पे लग जाएगा तो 6 मिलेगा ये, या मैं 6.0 पूरा लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13/2 ब्रैकेट में तो 6.0 का मतलब ये सिर्फ 6 रहेगा, और ये 1.0 का मतलब 1 रहेगा। 6 और 1 7 हो जाएगा ये, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 रहेगा, यानी कि 91/2। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, ये जो पाई कॉमन में मैंने लिया था, पाई भी साथ में रखना था यहाँ पर, शायद मैंने इसको गौर नहीं किया। ये पाई भी यहाँ पर गुणा में रहेगा, पाई गुणा 13/2 रहेगा ये, और यहाँ पर भी ऐसे ही पाई गुणा 13/2 रहेगा। यहाँ पर भी गुणा में पाई रहेगा, ये छूट गया था, तो यहाँ पर भी गुणा में पाई ही रहेगा। तो अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये जो पाई हमारा कॉमन था वो भी रहेगा साथ में, और ये 91/2 आया। पाई का मान सवाल में बोला है 22/7 लेने के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको 13 बार ले जाएंगे क्योंकि 13 से 91 होता है। अगर इस 22 को 2 से काट दिया जाए तो 11 आएगा, और 11 की गुणा 13 में कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, ये हमें मिलेगा 143। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, या मान लीजिए मैं गुणा ही कर लेता हूँ 13 की गुणा 11 में, तो 3 1 यानी कि 3 4 143। और अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहेगा, तो ठीक है, फिर सेंटीमीटर में है ये। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मैं एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ। फाइव पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर है ये 18 143। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका आ गया है। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 है, उससे अगली में 18 लट्ठे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो ये हमारे पास लट्ठे को यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे नीचे वाले में 20 हैं, फिर ठीक उसके ऊपर वाले में 19 है, फिर उसके ऊपर वाले में 18 हैं। इस प्रकार से रखा गया है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बनेगी, एक समांतर श्रेणी बनेगी। तो यहाँ पर देखते हैं लट्ठों की संख्या, और कितना बोला है उसने, हमारे पास कुल कितने लट्ठे हैं, कुल लट्ठों की संख्या, कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200 है। सबसे नीचे रखा हुआ है। अगर हम लट्ठों की पंक्तियों के अनुसार देखें तो लट्ठों की संख्या का एक एपी मिलेगा। लट्ठों की पंक्तियों के अनुसार में
लट्ठों की संख्या से हमें एक एपी मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं लट्ठों की, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा, संख्या का एपी बराबर, सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं प्लस उसके ऊपर वाली पंक्ति में ठीक उसके ऊपर 19 है, फिर प्लस ठीक उसके ऊपर 18 है। इस प्रकार से ये हमारा सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, ठीक उसके ऊपर 19 लट्ठे हैं, फिर ठीक उसके ऊपर 18 लट्ठे हैं। इस प्रकार से ये चलेगा समांतर श्रेणी के रूप में। तो अब हमारे पास कुल लट्ठे दिया हुआ है 200। तो पूछ रहा है कि जो 200 लट्ठे हैं कितनी पंक्ति में बनेंगे, मतलब हमें कितनी पंक्ति बनानी पड़ेगी, नीचे से लेकर कितनी पंक्तियों में ये 200 लट्ठे आ जाएंगे। क्योंकि सबसे नीचे वाली पंक्ति, फिर उसके ऊपर, फिर इसके ऊपर 3 पंक्तियां दिखाया है, लेकिन 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में आ जाएगा। तो यहाँ पर सवाल में हमें दिया है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस 2a प्लस n-1 d। तो SN हमें 200 लट्ठे, यानी कि योग तो हमें दिया हुआ है 200 लट्ठों का, कितना है 200 जो दिया हुआ है ये लट्ठों का कुल लट्ठों की संख्या, यही आपका योग रहेगा। n निकालना चाहते हैं, 2 गुणा प्रथम पद यहाँ पर 20 रहेगा प्लस n यहाँ पर हमें निकालना है d। अगर आप देखेंगे निकाल के तो a2 - a1 कर दीजिए। तो यहाँ पर हमें 19 में से 20 घटाना पड़ेगा। तो d बराबर आएगा हमारा a2 - a1, यानी कि 19 - 20, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो d जो आएगा वो -1 आएगा। तो ये 200 बराबर ये n/2 ब्रैकेट में 20 दूनी 40 और -1 की गुणा पूरा ब्रैकेट में करते हैं तो प्लस, ऐसे तो ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1। तो ये आ जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट में 40 और 1 41 माइनस n और यहाँ रहेगा 200। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 की गुणा 2 में कर देंगे 400 और 1 की गुणा जब इस पूरे में करेंगे तो ये रहेगा n ब्रैकेट में 41 माइनस n, ऐसे आएगा। n की गुणा पूरे में करते हैं तो 41n माइनस का n² और ये 400। इन सबको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ 0 बचेगा, n इधर आ जाएगा तो n² प्लस का 41n यहाँ पर माइनस का और 400 यहाँ पर पहले से ही है और बराबर कर देंगे 0 के। तो अगर आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो आपका n² - 41n प्लस का 400, ये हमारा 1 2 घात समीकरण आ गया। अगर इसको हल कर दें तो हमारा n का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको हल कर देते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर n² माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर 0। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं, 1 की गुणा जब लास्ट में करेंगे तो 400 आएगा। मैं इसको गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ। तो n² माइनस n ब्रैकेट में ये प्लस का 400 बराबर 0। हमें 2 संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने पर हमें ये 41 मिले और गुणा करने पर 400 मिले। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर आप 25 को और 16 को जोड़ दे तो मिल जाएगा आपको 400, गुणा करने पर 400 और जोड़ने पर 41 आ जाएगा। तो यहाँ 25 प्लस 16 लिखेंगे और क्योंकि यहाँ प्लस का निशान था इसलिए जोड़ने पर आना चाहिए 41। तो ये n² माइनस का 25n माइनस प्लस माइनस का 16n प्लस का 400 बराबर 0।
तो यहाँ कॉमन जब लेंगे तो n कॉमन आएगा, तो n माइनस 25 मिलेगा। और माइनस यहाँ पर आप 16 कॉमन लेंगे तो आपको n और माइनस का 25 मिलेगा बराबर 0। तो पहला ब्रैकेट बनेगा n माइनस 25, इन दोनों से बन जाएगा। दूसरा n माइनस 16 बराबर 0। तो जब आप इनको रखेंगे 0 के बराबर तो n माइनस 25 को भी 0 के बराबर रखेंगे, n माइनस 16 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से n हमारा 25 मिलेगा, यहाँ से n हमारा 16 मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हम n का मान 25 लें या 16 लें, कि ये जो 200 लट्ठे हैं वो कितनी पंक्तियों में आएगा, 16 पंक्तियों में आएगा या 25 पंक्तियों में आएगा। तो ये हमें थोड़ा सा समझने वाला सवाल है ये, कि हम 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखेंगे, 16 या 25, क्योंकि दोनों ही धनात्मक हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो 25 है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमारे पास लट्ठे सिर्फ 200 हैं, ज़्यादा नहीं हैं। अगर हम 200 लट्ठों को रखेंगे, पहले सबसे नीचे में 20, उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, इस प्रकार से रखेंगे तो 25 पंक्तियाँ ज़्यादा पड़ जाएंगी 200 लट्ठों को रखने के लिए। अगर आप इसको एक कैलकुलेशन में देखेंगे चेक करके, तो 200 लट्ठों को 25 पंक्तियों में अगर रखेंगे तो पंक्तियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, लट्ठे कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए हम 25 पंक्तियों में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 200 ही लट्ठे हैं। तो इस प्रकार से हम बोल देंगे कि n बराबर 16 संभव है। n बराबर 16 संभव है। तो इस प्रकार से n का मान 16 लिया जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया था कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे 200 लट्ठे, तो यहाँ पर बता देते हैं कि अतः 16 पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे जाएंगे। अब वो पूछ रहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो यानी कि वो पूछ रहा है कि जो सबसे ऊपरी पंक्ति है यानी कि A16, इसमें कितने लट्ठे होंगे। तो A प्लस 16 व्यापक रूप से निकालेंगे तो A प्लस 15D आएगा। तो A का मान यहाँ पर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद अगर आप देखेंगे तो प्रथम पद यहाँ पर 20 है, प्लस 15 गुणा D का मान -1 आएगा। तो ये 20 माइनस का 15 यानी कि 5, यानी कि जो A16 यानी कि जो 16वीं पंक्ति है उसके अंदर 5 लट्ठे रहेंगे। ये चीज़ भी हमें बताना था। तो आप यहाँ पर बता देंगे कि 16वीं पंक्ति में इसने पूछा था क्वेश्चन में कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे ऊपरी जो पंक्ति होगी वो 16वीं पंक्ति होगी। तो इस प्रकार से सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। अतः यहाँ पर आप लिखेंगे अतः सबसे ऊपरी पंक्ति, सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सी होगी, अर्थात 16वीं पंक्ति में। अभी हमने निकाला है 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। तो ये भी हमें निकालना था। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 16वीं पंक्ति का मतलब जो सबसे ऊपर की पंक्ति होगी 16वीं पंक्ति हो। अब जानना चाहते हैं उसके अंदर कितने लट्ठे हैं। तो व्यापक, ये वैसे तो एक AP बन ही रहा है, समांतर मैंने लिख दिया है शुरू में, ये संख्याओं की सूची है एक। तो जब हम निकालना चाहेंगे 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं तो उसकी संख्या निकालना चाहते हैं, तो व्यापक रूप से ये 16वीं पंक्ति का मतलब हो जाएगा A प्लस 15D। A का मान और D का मान रख देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा।
यानी कि 16वीं यानी कि जो सबसे ऊपरी पंक्ति थी उसमें 5 लट्ठे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही हमें इसके अंदर करना था।